अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने और जो हुआ है, और पूरी सपोर्ट किया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। हमारे ऑफिशियल्स की ओर से, आईबी की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया। बच्चे जान गए हैं कि ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है। वहाँ पर मेडोज में आखिर क्यों सीआरपीएफ नहीं थी वहाँ, क्योंकि मैंने पूछा है कि जनवरी में सीआरपीएफ के 2 यूनिट को हटा लिया गया था वहाँ से। बैठक में तो सरकार बताती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ ठीक था, हमारी सिक्योरिटी भी मजबूत थी, लेकिन हो गया। एक है अल्लाह का इस्लाम और एक है पाकिस्तान का जो इस्लाम है, आतंक का इस्लाम, वो हमें कहीं से भी कबूल नहीं। पूरा देश एकजुट है। एक बात तो साफ है कि पहलगाम में आतंकी हमला करवाकर पाकिस्तान भी पछता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान सिंधु जल समझौते पर रोक लगाने और बाकी एक्शन से अब डरा हुआ दिखाई दे रहा है। खलबली ऐसी मची हुई है कि सरहद पर इधर उधर के कोई ना कोई टैक्टिक, कोई ना कोई ड्रामा करता हुआ दिखाई दे रहा है। डरा सहमा पाकिस्तान भारत को परमाणु बम की अब गीदड़ भभकी भी दे रहा है। कांपता हुआ पाकिस्तान दरअसल गीदड़ का चेहरा लगाकर सामने आकर विश्व को दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है कि हाँ भाई, हम भी हैं और हम भी बदला लेंगे, हम ही पीड़ित हैं, हमारे ये 10 तरीके हैं। लेकिन आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपका परिचय खास मेहमानों से कराती हूं, और मुझे लगता है आज के कार्यक्रम में हम श्रद्धांजलि के साथ शुरुआत करेंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है, सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ हैं, अभय दुबे जी भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ इफ्रा जहान भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं, जुहैब यूसुफ मीर जो कि पीडीपी के प्रवक्ता हैं वो हैं, मेजर जनरल विशंबर दयाल जी हमारे साथ हैं। लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, आप सबसे मेरा निवेदन है, एक बार उठ जाइए, हम सब अपनी तरफ से एक बार आंखें बंद करके श्रद्धांजलि दें उन लोगों को जिन्होंने इस घटना में, जिनकी जान गई है। परिवार वालों के लिए कितनी मुश्किल घड़ी है, इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश उनके साथ है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में गम और आक्रोश कम होता नहीं दिखा। आज लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने पहलगाम हमले के घायलों से मुलाकात कर उनका दर्द साझा किया। राहुल गांधी ने व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद राहुल ने दोहराया कि पूरा देश एकजुट है। आतंकवाद के खिलाफ सरकार जो भी फैसला लेगी, हम साथ हैं। The idea behind what has happened is to divide society. Every single Indian stands united, stands together. It's sad to see that some people are attacking my brothers and sisters from Kashmir and the rest of the country. I met one of the people who was injured, and I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. वहीं समाजवादी पार्टी एआईएमआईएम और शिवसेना यूबीटी सरकार के साथ होने का दावा तो कर रही है, लेकिन वो सुरक्षा में चूक का जिक्र करके सरकार को कटघरे में भी खड़ा कर रही है। सबसे बड़ी चूक जो हुई है वो चूक है इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस फेल्योर है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि घटना हुई कैसे, उसकी जानकारी सरकार को क्यों नहीं मिल पाई। बड़े बूढ़े तो जानते ही हैं, वो तो चर्चा कर भी रहे बड़े बूढ़े, लेकिन आजकल बच्चे जान गए हैं कि ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारा नेशनल मुफाद है, नेशनल इंटरेस्ट में है और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। वहाँ पर मेडोज में आखिर क्यों सीआरपीएफ नहीं थी वहाँ पर? ये फैसले नहीं, उससे भी कठोर फैसले लेने की जरूरत है और लेने भी चाहिए, और हम अपोजिशन में है, उसके बावजूद हम सरकार के सभी फैसले के समर्थन करेंगे। कल शाम सर्वदलीय बैठक के बाद सरकार ने भी माना था कि सुरक्षा में चूक तो हुई है।
हमारे ऑफिशियल्स की ओर से, आईबी की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया। शुरुआत में सरकार की ओर से रक्षा मंत्री जी ने बताया कि जो घटना पहलगाम में जो हुआ है उसके बाद भारत सरकार ने सीसीएस बैठक में क्या कदम उठाया, क्या फैसला लिया, उसका भी जानकारी दिया। इधर पहलगाम हमले के बाद दिल्ली से श्रीनगर तक जबरदस्त एक्शन दिख रहा है। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंचे, जहां उनके एलजी मनोज सिन्हा और दूसरे सैन्य अफसरों के साथ मुलाकात हुई। एलजी मनोज सिन्हा ने आर्मी चीफ से कहा है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के अभियान में पूरा देश सेना के साथ है। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार एक्शन मोड में है, कभी भी बड़ा ऐलान हो सकता है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान से जुड़े सारे वीजा कैंसिल करने के निर्देश दे दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से बात कर कहा कि अपने अपने राज्यों से पाकिस्तान के लोगों को जल्द से जल्द निकालें। ऑपरेशन पहलगाम के तहत आज सुबह सुबह सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों के घरों को विस्फोट कर जमींदोज कर दिया। जम्मू कश्मीर के त्राल और बिजबेहारा में आतंकियों के घरों को विस्फोटक से उड़ाकर सरकार ने संदेश दे दिया है कि हर आतंकी या उसके मददगार का यही अंजाम होगा। जाहिर सी बात है, उसके बाद हरकत में आई है जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस। और आपको दिखा दें, ये आदिल ठोकर का घर है, ये 2 मंजिला मकान है। आपको देख सकते हैं कि किस तरह से आईडी के जरिए ये उड़ाया गया है, इस पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें, तकरीबन 8 के करीब कल रात को कॉर्डन लगा और तकरीबन 12:30 बजे तक यहाँ पे आईडी के जरिए ये उठा दिया गया। आज जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में लोगों ने आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में कारोबारी संगठनों ने दुकान बंद रखी। वहीं जामा मस्जिद इलाके में भी लोग सड़कों पर उतरे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी समेत कई बड़े नेता आज काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने पहुंचे। इधर मोदी सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन के बीच पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि भारत न जाने कब और कहां हमला कर दे। इस वजह से पाकिस्तान भारत को परमाणु बम की गीदड़ भभकी देने पर उतर आया है। लेकिन पहलगाम हमले ने भारत को करारा जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया है। भारत की तीनों सेनाओं के शक्ति प्रदर्शन से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। अब सवाल है कि आतंकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने के बाद मोदी सरकार उसके खिलाफ क्या एक्शन लेने वाली है। क्या उरी और पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर की गई स्ट्राइक से ही पाकिस्तान सुधरेगा, और क्या वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के घर में घुसकर उसे फिर से सबक सिखाया जाए। आज तक ब्यूरो। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये सेंटिमेंट देश का है, लेकिन सवाल मेरा है आपकी सरकार क्या करेगी, क्योंकि पूरे देश की नजर इस वक्त है। लोग ये चाहते हैं कि मतलब ये आतंक का खेल कब तक चलता रहेगा। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सब कुछ कर, हम क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या करने वाली है? देखिए, जिस ढंग की दुर्दांत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, कायराना हरकत, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जिन जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है उन सबको उसका परिणाम भुगतना होगा, और जो उनके बैकर्स हैं उनको दुनिया के किसी भी कोने में जाकर उस अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पहले कभी आपने कांग्रेस के दौरे हुकूमत में कभी किसी प्रधानमंत्री के मुंह से यह बात सुनी है? 26/11 का हमला हुआ था 2008 में, उसके 9 महीने बाद शर्म एल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन होता है पाकिस्तान से, और यह कहा जाता है कि आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। और इतना ज्यादा शर्मसार करने वाली बात थी कि शर्म एल शेख के डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान पार्ट होता है, यानी हम मान लेते हैं एक तरीके से जैसे बलूचिस्तान में हम इन्वॉल्व हों। एक वो दौर था, और ये आज एक मोदी जी का दौर है। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इतनी दुखद घटना हो गई पर ये वर्ड हमें सुनाई नहीं पड़े, हॉरिफिक एक्ट, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये जानते कब के हैं? ये राहुल गांधी जी के ट्वीट हैं नवंबर 2023 गाजा में होने वाले हमलों के ऊपर, हमास के हमले के बाद होने वाले पे। 9 दिसंबर 2023 को हमास के हमले के बाद फिलिस्तीन के समर्थन में CWC का रिजोल्यूशन है। 9 दिसंबर 2023 हमास के हमले के बाद मगर CWC का कोई रिजोल्यूशन दिखाई नहीं पड़ा, सोनिया जी का कोई आर्टिकल दिखाई नहीं पड़ा, प्रियंका जी और इनका स्टेटमेंट नहीं दिखाई पड़ा, रॉबर्ट वड्रा जी का बहुत ही निंदनीय, निकृष्ट और भर्त्सनायोग बयान देखने को मिला। यह दर्शाता है
कि हकीकत कैसी हो, राष्ट्रीय सुरक्षा के संवेदनशील मुद्दे पर कैसी राजनीति की जा रही। मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये आज की बात नहीं है। जाकिर मूसा ने ओपनली कहा था ये कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, ये इस्लामी खलीफत की लड़ाई है। बहुत साफ साफ आप जाके चेक कर लीजिएगा। वो दौर था जब कहते थे कश्मीरियत की लड़ाई और आईएसआईएस के झंडे क्यों दिखते थे, आज नहीं दिखते। पाकिस्तान के झंडे क्यों दिखते थे। परंतु मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इस गंभीर स्थिति के बाद जो हुआ है उसके लिए जैसा फन रिजॉल्व इस देश में चाहिए, जिन देशों ने आतंकवाद पे मजबूती से विजय प्राप्त की है वहां पॉलिटिकल लाइन नहीं रही है। अगर रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश ने कहा कि ओसामा बिन लादेन को मारना है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के बराक हुसैन ओबामा के कार्यकाल में ओसामा मारा गया। मगर हमारे यहां अभी देख रहे थे अखिलेश यादव जी क्या बोल रहे हैं, सुरक्षा चूक बोल रहे हैं, ये नहीं बोल पा रहे हैं। कितनी दुख की बात है कि ये कहा गया कलमा पढ़ो और उसमें तो ईसाई भी मारा गया। कोई नहीं बोल रहा है कि हमारे पवित्र कलमा का अपमान किया गया इसके द्वारा। जो कहते थे जय श्री राम वॉर टाई हो गया, कोई नहीं कहता जैसे मोहम्मद में मोहम्मद साहब के नाम का अपमान है और कलमा के नाम पे मारने से कलमा का अपमान हो रहा है। किसी ने बोला ना, ये सेकुलर सोच है। तो सेकुलर सोच ने एक नई राह दिखाई। पहले हम लोग कहते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, अब ये सेकुलरिज्म ने एक नई राह दिखाई और इस पर ऐसी चुप्पी छाई कि हिंदू मुस्लिम यहूदी ईसाई सब मिल कलमा बोलो भाई। अब है ये सेकुलर चुप्पी छाई। इसलिए इस देश में अब एक गंभीर पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए जो पार्टी लाइन से अलग होनी चाहिए, तब इस देश की समस्या के साथ डील किया जा सकता है। ठीक है, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद से आप अभय दुबे जी जवाब दीजिएगा। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बड़ा बयान आया है उमर अब्दुल्ला का, मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के। उनका ये बयान है, वो कह रहे हैं कि हम कभी भी सिंधु जल संधि के पक्ष में नहीं रहे हैं। हमारा हमेशा से मानना रहा है कि सिंधु जल संधि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सबसे मुश्किल दस्तावेज है, अनुचित दस्तावेज है। ये बड़ी खबर है। अब देखिए, जब आप इंडस वाटर ट्रीटी को सरकार ने वापस लिया है और ऐसे में उसका समर्थन उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, तो ये एक मतलब कंसेंसस आप कह सकते हैं इस मुद्दे पर आ रहा है। आइए आपको पहले सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है। The government of India has taken some steps as far as Jammu and Kashmir is concerned. Let's be honest, we have never been in favor of the Indus Water Treaty. We have always believed that the Indus Water Treaty has been the most unfair document to the people of Jammu and Kashmir. Now, what the medium to long-term implications of this are, that's something we will have to wait to see. ये बहुत पॉजिटिव बदलाव है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान विरोधी फैसलों में तमाम जम्मू कश्मीर के राजनीतिक पार्टियों को भारत सरकार के फैसले के साथ खड़ा देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि विशंबर दयाल साहब इस पर चर्चा करेंगे कि ये कैसे बहुत पॉजिटिव है। लेकिन अभय दुबे जी जो तमाम प्रश्न उन्होंने उठाए हैं, ये वो वक्त है, देखिए 26/11 भी हुआ, लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान के खिलाफ हमने क्या कार्रवाई की। वहां से अगर हम आए, उरी हो, बालाकोट हो, उसके बाद से अगर हम एयर स्ट्राइक्स करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स, और पूरे देश में एक उम्मीद है, कह रहे भाई मारो, और इस पर विशंबर दयाल बताएंगे कि क्या हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक सवाल बीजेपी आपसे पूछती है, इस पर आपका जवाब। सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर, बात में आवाज में असर पैदा कर, अगर बात कहनी है तो। अंजना जी, मैं 8 साल पहले की एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। 8 साल पहले आपने देश के सामने कुछ कहा था, बस वही एक बार देश को सुनाना चाहता हूं। साफ कह दिया है, खून और पानी साफ नहीं बह सकते। जी हाँ, आज बहस उस सिंधु समझौते पर जिसके जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी हो रही है। 8 साल पहले अंजना जी ने एक कार्यक्रम किया, उड़ी का हमला हुआ दोस्तों, प्रधानमंत्री का कड़ा प्रहार। 8 साल पहले सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान को प्यासा मार देंगे, मारिए प्रधानमंत्री जी, उसे पानी पिला पिला कर मारते हैं या प्यासा मारिए, हम जानना चाहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि दुनिया के किसी कोने में होंगे तो ढूंढ के मार देंगे। प्रधानमंत्री जी, सवाल इस बात का है कि हमारी धरती पर वो आतंकवादी हमारे घर के कोने में आकर मार कर गए, उसका जवाब कौन देगा प्रधानमंत्री जी? वो विजय नरवाल की जो बहन है सृष्टि,
उसकी बातों का कौन जवाब देगा? 1.5 घंटे तक उसका भाई जिंदा था, कोई सुरक्षा बल मौजूद नहीं था, एक पुलिस वाला तक नहीं था। जो सीधा सा हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट का कानून है, आप तो उसके भी प्रमुख हैं देश के, वो कहता है कि 2000 लोग अगर एक जगह इकट्ठा हैं तो सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस उसकी मैपिंग करेगा, वहां पर हेल्थ की और सिक्योरिटी के इंतजाम करेगा। आपने इस योग्य भी नहीं समझा। राजस्थान चले जाइए, राजस्थान में वो विजय की बहन कहती है आपके मंत्री के सामने, अब सुरक्षा किस काम की है? जब सुरक्षा देनी थी तब तो नहीं दी। आप गुजरात सूरत जाइए, शैलेश भाई की वाइफ को सुनिए प्रधानमंत्री जी कि आप जेड सिक्योरिटी में रहते हैं, बड़े बड़े चौपर चलते हैं, आज हमको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? तो सवाल इस बात का है कि जो नागरिकों की वहां सुरक्षा करनी थी उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और ऐसा नहीं है सबक सिखाइए, लेकिन आपने क्या सबक सीखा? 3892 आतंकी हमले हुए हैं, 1004 से अधिक हमारे सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए। आपने क्या सबक लिया? आपने उड़ी से क्या सबक लिया? आपने पुलवामा से क्या सबक लिया? आपने गुरदासपुर से क्या सबक लिया? आपने पठानकोट से क्या सबक लिया? आपने नदी मार्ग के कत्लेआम से क्या सबक लिया? आपने सीपोरा के कत्लेआम से क्या सबक लिया? प्रधानमंत्री जी, ये देश जानना चाहता है। पाकिस्तान से लीजिए प्रतिशोध, सारे राजनीतिक दल साथ खड़े हैं, लेकिन जवाब दीजिए कि पुलवामा में जो हमारे 40 सैनिकों की शहादत हुई, 300 किलो आरडीएक्स आया कहां से? प्रधानमंत्री जी, बरस दर बरस झूठ परोसा जा रहा है। कड़ा एक्शन, अरे लीजिए ना और दिखाइए देश को कि कितना कड़ा एक्शन आपने लिया है। मैं पूछना चाहता हूं, एक शब्द मुंह से नहीं निकालते। आज जितने आतंकवादियों के पास वेपन पकड़ा रहे हैं, कहां के वेपन है वो? पूछिए तो सही एक बार। एडवांस टेक्नोलॉजी के सिर पर कैमरे लगे हुए, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले मोबाइल लेकर घूम रहे हैं, वो स्नाइपर राइफल कहां की बनी हुई है? प्रधानमंत्री जी, सारे चीन के बने हुए हैं। एक बार साहस जुटाइए और कहिए चीन की तरफ भी कि चीन भी इस आतंकवाद में, जो पाकिस्तान की सरपरस्ती का आतंकवाद है, उसमें साथ दे रहा है। कहते हैं पीओके वापस लेंगे, अरे वो चाइना वहां पर इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। एक बार कहिए 1995 का रिजोल्यूशन था, ऑल पार्टी रिजोल्यूशन था, सारे दलों ने कहा कि हम अपनी भूमि वापस लेंगे, मुंह नहीं खोलते उनके खिलाफ। आप साहस जुटाइए, पूरा देश आपके साथ। ठीक है, चलिए सुधांशु जी छोटा सा जवाब, उसके बाद में इन्होंने कहा कि सारे दल साथ में है पाकिस्तान के खिलाफ। किस मुंह से बोलते हैं? पाकिस्तान भारत के खिलाफ जो डोजियर देता है उसमें आपके नेताओं के स्टेटमेंट कोट करता है, राहुल गांधी जी के। शर्म आनी चाहिए। और आज कह रहे हैं कि हम हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जाकर कार्रवाई करिए। महोदय, आप कह रहे हैं कि अंदर कैसे घुस आए, जब देश के ऊपर बिल्कुल सरकार ने स्वीकार किया है इस बात को कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है ऑल पार्टी मीटिंग में, मगर हमने कभी इस ढंग के मौकों पे देश का सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स क्या था? प्रधानमंत्री के घर में प्रधानमंत्री की हत्या हो गई, हमने कभी मुद्दा बनाया था उसको? इंदिरा जी का बोलिए, उससे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कोई हो सकता है? दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, आप वो बात करते हैं, प्रधानमंत्री के घर में यासीन मलिक को बुलाते थे जिसने एयरफोर्स के अधिकारियों की हत्या की। गजब था साहब। आज आप आकर किस ढंग से आप लोग बात करने लगते हैं, ये अपने आप में बहुत गंभीर बात लगती है। और आपने देखा भी क्या बोल रहे थे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, तो खामखा में अल्लाह ताला का नाम ले रहे हैं, अल्लाह के फजलो करम से हो जाएगा। जनाब, ये चिंता मत करिए, हर बात में आप रिलीजन को लाने की जो कोशिश करते हैं, चिंता मत करिए, केवल अल्लाह के रहमो करम से, फजलो करम से नहीं होने वाला, इसके लिए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कहते हैं ना न्यूक्लियर वॉर, पहली बात तो न्यूक्लियर वॉर कोई हैसियत नहीं, अभी तक रशिया ने कभी यूज नहीं किया यूक्रेन के ऊपर, ये क्या गीदड़ भपकी देते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, अप्रैल 2019 में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार एक मैसेज आया था कि प्रधानमंत्री 12 बजे राष्ट्र को नाम संबोधित करेंगे, अगर आपको याद हो। पर आपको शायद नहीं याद होगा संबोधित क्या किया था। उन्होंने संबोधित यह किया था कि भारत ने लोअर अर्थ ऑर्बिट में मूव करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को सटीकता से डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी हासिल कर ली है, और यह कैपेसिटी हासिल करने वाले हम चौथे देश हैं। तो समझिए, अगर वो कोई भी मिसाइल भेजेंगे, हमारे पास उसकी काट है, हमने जो उधर भेजा उसकी उनके पास काट नहीं है। इसलिए दिमाग का कर्म यूज करना चाहिए। और मैं अंत में एक विषय साहब, आप लोग जो बिल्कुल कहते थे, मैं सिर्फ सिंपल सी एक बात कह रहा हूं, एक स्वर में क्यों नहीं बोलते आतंकवाद के खिलाफ? आप देख रहे हैं इन लोगों की भाषा और इन लोगों की शैली किस ढंग की है। अगर हमने क्या किया अभी बताते, बाकी देशों ने समर्थन किया अलग बात है, अरब और ईरान ने समर्थन किया है, भारत का समर्थन अरब और ईरान ने किया है। अब इससे ज्यादा हम डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में पाकिस्तान को क्या डाल सकते हैं कि आज हमने मोदी जी ने इस मुद्दे पे
जब अरब और ईरान को देखता होगा पाकिस्तान, तो उसके मन में जानते क्या आता होगा कि इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। अरे गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना हुआ। हमने उस मुकाम पे लाकर छोटा सा जवाब, क्योंकि उन्होंने आपकी पार्टी पर किया, क्योंकि अभी बाकी 4 मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मोदी सरकार की सत्ता की सरपरस्ती किस काम की है? अरे होगी आकाश सी बुलंदी बस नाम की है। प्रधानमंत्री जी कितने संवेदनशील, अभी कितना महिमा मंडन किया। पुलवामा के अटैक में कहां थे देश के प्रधानमंत्री जी? बताइए देश को। एक डिस्कवरी चैनल के लिए फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, वहां से क्या किया? इस हमले के बाद रुद्रपुर की रैली को एड्रेस किया। अभी जब मनीष रंजन बिहार का जो व्यक्ति मारा गया, जिसकी अंतिम संस्कार हो रहा था, तब मेरे देश के प्रधानमंत्री कहां थे? एक तरफ सर्वदलीय मीटिंग चल रही थी और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी बिहार की राजनीतिक रैली को संबोधित कर रहे थे। ये इनकी संवेदनशीलता है। सुधांशु त्रिवेदी, आप अगर संवेदनशील होते तो इसका समाधान। खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जरा बता दें, अटारी बॉर्डर से 191 पाकिस्तानी वापस भेज दिए गए हैं। 287 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से वापस लौटे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अटारी बॉर्डर को सील करना अपने आप में ये भी एक तरीका है। व्यापार कई बार वहां से जो होता है उस पर एक पूर्ण विराम लगता हुआ दिखाई देगा। कल 28 पाकिस्तानी भारत से वापस गए थे और आज बड़ी तादाद में 48 घंटे का टाइम दिया गया है। ये सब कुछ हो रहा है। विशंबर दयाल जी, एक मैं पहले ग्राफिक्स रखना चाहती हूँ उसके बाद, क्योंकि सबकी नजर अब है कि हमारी फौज क्या करेगी। अपने दर्शकों को जरा बता दें, अटारी बॉर्डर से 191 पाकिस्तानी वापस भेज दिए गए हैं। 287 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से वापस लौटे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अटारी बॉर्डर को सील करना अपने आप में ये भी एक तरीका है। व्यापार कई बार वहां से जो होता है उस पर एक पूर्ण विराम लगता हुआ दिखाई देगा। कल 28 पाकिस्तानी भारत से वापस गए थे और आज बड़ी तादाद में 48 घंटे का टाइम दिया गया है। ये सब कुछ हो रहा है। विशंबर दयाल जी, एक मैं पहले ग्राफिक्स रखना चाहती हूँ उसके बाद, क्योंकि सबकी नजर अब है कि हमारी फौज क्या करेगी। बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, सिंधु समझौते पर जल शक्ति मंत्री का बड़ा बयान। अरे सर, मुझे तो बोल लेने दीजिए सर प्लीज। सिंधु समझौते पर पाकिस्तान में सिंधु का एक बूंद भी पानी ना जाए, ये जल शक्ति मंत्री की तरफ से बयान आया है। पाकिस्तान में जल्द इसका असर दिखेगा, ये CR पाटिल कह रहे हैं। दरअसल जो ये बैठक चल रही है कि जल्द से जल्द अगर हमें सिंधु जल संधि को रोकना है, इंडस वाटर ट्रीटी को रोकना है, जिसके तहत हम पाकिस्तान को पानी रोकना चाहते हैं, तो ऐसे में कार्रवाई फौरन करनी होगी। कई लोग ये मानते हैं कि अभी बरसात का वक्त आ रहा है, फिर विंटर्स आएंगे, असर शायद तब जाकर हो। लेकिन जो भी हो, जानकारी भी अगर हम नहीं देंगे कि कब पानी जा रहा है कब नहीं जा रहा है, अभी तक देते थे जानकारी, तो मुश्किलें तो आएंगी पाकिस्तान के लिए, इतना तय है। पहला कदम था कि हम डिप्लोमेटिकली कैसे एक स्ट्राइक उनको करें, कूटनीतिक रूप से हम उनको घेरें, जो हमने किया। सिंधु जल संधि को रोककर, अपने बॉर्डर को सील करके, वीजा कैंसिल करके, वीजा बंद करके। 140 करोड़ की आबादी वाला अगर हम भारत और पाकिस्तान को देखें, कंपैरिजन भी करते हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ ये नहीं है कि आप अटैक कर देंगे, फिर अगर करते हैं उसके बाद से जंग कितने दिन चल सकती है, क्या हो सकता है, ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं। 8वें नंबर का जो ग्राफिक्स है वो जल्दी से दिखा दीजिए, क्योंकि उसमें कंपैरिजन है दोनों ही देशों के बीच में, सैन्य शक्ति का, पूरी आबादी का। उसमें लिखा है कि कैसे अगर आप मिलिट्री रैंकिंग में देखें तो 4थे नंबर पर भारत है, 12वीं पर पाकिस्तान है। हम 140 करोड़ का देश है, वहां 25 करोड़ का मुल्क है। हम अगर अपने रक्षा बजट को देखें तो 7500 यानी 7500 करोड़ डॉलर्स है, उनका है 764 करोड़ डॉलर्स। अब ये जो प्रहार के हथियार है वो भी हम दिखा रहे हैं। क्या रफाल के टेस्ट फायर का टाइम आ गया है? विशंबर दयाल जी। अंजना जी, मैं उम्मीद करता हूं जिस तरह से लोग आपके प्रोग्राम की इंतजार करते हैं, तो आप मुझे थोड़ा टाइम देंगे, क्योंकि ना मैं बीजेपी की बात करने आया हूं, ना मैं कांग्रेस की बात करने आया हूं, मैं सिर्फ भारत की बात करने आया हूं। ये वक्त बीजेपी और कांग्रेस वर्सेस नहीं है, ये वक्त हिंदू मुस्लिम की बात करने का नहीं है। ये वक्त ये नहीं है कि स्टेट की सरकार ने क्या किया या सेंटर की सरकार क्या कर रही थी या किसने सिक्योरिटी लैप्सेस किए, ये वक्त नहीं है। इस वक्त ये वक्त आएगा, उन मुद्दों को सुलझाएंगे। ये वक्त है कि दुश्मन हमारे सामने खड़ा होकर हमारे भारत माता की आत्मा के ऊपर एक ऐसा घात करता है कि पूरे देश के अंदर आतंक फैल जाता है। ये ऐसा वक्त है जब माताएं रो रही हैं, बहनें रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं और हम पीड़ित हैं। क्या 5-10 टेररिस्ट को मारने से पाकिस्तान की माताएं रोएंगी? क्या 20 टेररिस्ट को मारने से पाकिस्तान में दहशत फैलेगी? इसका जवाब है नहीं। अगर भारत पीड़ित है, अगर भारत के अंदर आतंक फैला जा रहा है,
डर फैलाया जा रहा है, कश्मीर को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, तो इसका जवाब डिप्लोमेटिक एफर्ट काफी नहीं है। ये मैसेजिंग है। अब वक्त है पाकिस्तान को, क्योंकि खुला दुश्मन है, हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी को सामने खड़ा है, हमारे बॉर्डर की परली तरफ है, हमारे एलसी के परली तरफ है, पाकिस्तान खड़ा है, मुनीर उनका सरदार है, हमें किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। वक्त है भारत की सेना, और हम देश दुनिया में चौथे नंबर की सेना नंबरों में हो सकते हैं, लेकिन इस दुनिया के अंदर कहीं भी 1 करोड़ लोग नहीं है जो मरने को तैयार हो, जो हथियार उठाने को तैयार हो। साफ दुनिया के अंदर यूथ नहीं है, हमारे पास यूथ है, और अगर कल मोबिलाइज किया जाए तो हम 50 लाख की आर्मी खड़ा कर सकते हैं। ऐसे मुल्क को, इस पीढ़ी के दौरान जो पीड़ा है 35 साल की, जो 35 साल से माताएं रो रही हैं, 35 साल से हम लाशें देख रहे हैं, शहीद देख रहे हैं, हम हर रोज ये पीड़ा देख रहे हैं, उस पीड़ा को मिटाना है तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, देश को तैयार होना पड़ेगा। और मैं समझता हूं मैसेजिंग से गुजारा नहीं चलेगा। कल से पाकिस्तान को मिलिट्री मैसेज देने शुरू करो, मोबिलाइजेशन शुरू करो, छुट्टियां रोकनी शुरू करो, ट्रेनिंग शुरू करो, नेवल फोर्सेस को मोबिलाइज शुरू करो। लगना चाहिए कि हम जो है हम अगले हफ्ते में कराची को ब्लॉक करेंगे, लगना चाहिए हम एलसी पर कोई अटैक करेंगे, लगना चाहिए हम फाजिलका से अंदर घुसेंगे। जब ये दहशत फैलेगी तो मुनीर साहब का दिमाग जो है वो दहशत में आएगा, पाकिस्तान के आवाम में दहशत फैलेगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी और गिरेगी, पाकिस्तान की थोड़ी बहुत सांस आई है इकोनॉमी से, वो इकोनॉमी गिरेगी। मेरा मानना ये है अंजना जी कि देखिए, बहुत बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, बड़े बड़े लेख लिख रहे हैं कि लड़ाई किसी चीज का समाधान नहीं है। लड़ाई किसी चीज का समाधान नहीं है, लेकिन लड़ाई समाधान का रास्ता है। अगर आप लड़ेंगे, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान की सेना को मार्जिनाइज करेंगे, उसकी देश की जनता मुनीर को भगाएगी, जैसे सन 71 में उन्होंने अपने याया खान को भगाया था। जब भी पाकिस्तान अपने यहाँ से मिलिट्री रूलर्स को जब भगाता है, जब पाकिस्तान की सेना को भारतीय सेना अच्छी तरह ठोक देती है, तब वो घुटनों पे आके बात करता है। और आपके जैसे सन 72 में उसने शिमला एग्रीमेंट के लिए आया था, सन 65 में ताशकंद में आया था, वो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे आया था, हमने उसको छोड़ दिया, हमारी वो है। लेकिन इस बार जब वो आएगा, जब मैं ये उम्मीद करता हूं कि मोदी जी उसको जाने नहीं देंगे। जी इफ्रा जी, आपके पास आते हुए, और ये बहुत अच्छी बात है कि सिंधु, कई लोग मानते हैं कि जनरल आसिफ मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान की जनता इस वजह से भी आएगी जब पंजाब सिंध में इसी सिंधु नदी का पानी रुकेगा तो। और बहुत अच्छी बात है कि उमर अब्दुल्ला साहब सरकार के साथ हैं इस फैसले पर। आगे क्या एक्शन होना चाहिए, इस पर आपकी सरकार का क्या सोचे, क्योंकि कश्मीर का सब कुछ स्टेक पर है। देखिए, जहाँ तक बात आती है सिक्योरिटी की, अंजना जी, मैं बार बार आपसे कह दूं, जम्मू और कश्मीर इस वक्त एक यूटी है, यानी यूटी में जो सिक्योरिटी होती है, चाहे पुलिस हो, चाहे बाकी अधिकारी हो, वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, यानी बीजेपी के अंडर काम कर रहे हैं इस वक्त। और जहाँ तक बात आती है आर्मी की और सेंट्रल डिफेंस फोर्सेस की, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होते ही होते हैं। तो यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी जो है बीजेपी के अंडर आता है, तो आगे की सिक्योरिटी नीति क्या होगी, मुझे लगता है वो बेहतर बीजेपी बोल सकता है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस एज अ सिविलियन गवर्नमेंट, उसने उनका क्या रोल रहा, मैं 1 मिनट में आपको बोल देती हूँ। पहली बात, जब ये अटैक हुआ, इमीडिएटली उमर साहब जो है उन्होंने हमारे देश के ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के साथ मीटिंग करके उनको, जी I will let me talk. नहीं, उनका I will answer on his also. देखिए, झूठ इनके नेता ने कहा यात्रियों और टूरिस्ट को, देखिए, अगर आप ऐसे बात कर देंगे, अपने टाइम में बोल दीजिए ना, अपने टाइम में आप बोल दीजिए ना, प्लीज एक-एक करके, क्योंकि हम लोग सड़क चौराहे पे तो है नहीं। आप हाथ उठाइए, मैं आपको मौका दूंगी बोलने का, ये मेरा वादा है, लेकिन बीच में एक दूसरे को ना ऐसे करें। जल्दी पूरी करें अपनी बात। जी, तो जहां तक मैंने कह दिया, सिक्योरिटी जो है कंप्लीटली बीजेपी की सरकार के अंडर आती है और कंप्लीटली उनका डोमेन है। जहां तक सिविलियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, पहले इमीडिएटली जब ये अटैक हुआ, उमर साहब जो थे हमारे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने होम मिनिस्टर साहब से मीटिंग करके उनको एक जायज़ा दिया सिचुएशन का। हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने इंश्योर किया कि बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं इनको मिले। इनफैक्ट हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर है सकीना इत्तू जी, उनके फादर जो हैं उनको इसी तरह
से मौत के घाट उतारा गया जब हमारी हेल्थ मिनिस्टर सिर्फ 22 इयर्स की एक छोटी सी बच्ची थी। जहां तक मुआवजे की बात आती है, क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, हमने हर किसी को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का एक डिसीजन लिया है, जिसमें आदिल हुसैन साहब भी हैं। वो आदिल हुसैन साहब जिन्होंने आतंकियों से राइफल लेने की कोशिश की और उसमें वो शहीद हो गए। उनकी जो फैमिली है उनका ख्याल ये सरकार ज़रूर रखेगी। जो टूरिस्ट वहाँ से जा रहे थे उनके लिए नेशनल हाईवे इमीडिएटली खोला गया इन स्पाइट ऑफ द लैंडस्लाइड्स। और जहाँ तक जी अब सवाल उठता है, बात करते हैं अमित रैना साहब। उन्होंने कहा कि आगा साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था कुछ महीने पहले, पहली बात तो अगर मैं बीजेपी की हेट स्पीचेस को सामने लाना शुरू करूं तो शायद ये स्पीच खत्म हो जाएगी, जिन्होंने साध्वी प्राज्ञा जैसे लोगों को एमपी का टिकट देके पार्लियामेंट में पहुंचाया। लेकिन अब मेरा जवाब, आगा रूला साहब की जो स्पीच थी, अगर आप वो पूरा, क्योंकि बार बार ना ये छोटा क्लिप चलाते हैं, उस वक्त एक ग्रुप था छोटे लड़कों का जिन्होंने शराब पी के सड़क पे वीडियोएं बनाई थी जिसमें वो लेटे हुए थे। बात हो रही थी अल्कोहल कंजम्पशन की और शराब की। उस वीडियो पे आगा रूला साहब ने कहा था कि ये चीज जो है ये एक कल्चरल इन्वेजन है। लेकिन आप उनके साथ कंप्लीटली डिसएग्री कर सकते हैं और कह सकते हैं नहीं हम इस बात से अग्री नहीं करते हैं, लेकिन ये कहना कि उसकी स्पीच आईएसआई ने जनरल मुनीर ने सुनी और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम यहाँ लोगों को भेजेंगे और यहाँ भेजेंगे, यहाँ लोगों को मारेंगे, उस पाकिस्तान ने जो पिछले 70 साल से हम पे हमला कर रहा है, उसने अगर रूला की स्पीच सुनी, कहीं ना कहीं आप बीजेपी की सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पूरा जो मामला है, सवाल उठाने की बजाय, सिक्योरिटी पे सवाल उठाने की बजाय आप ऑपोजिशन के नेताओं को पकड़ रहे हैं। आपका शॉर्ट में ये करना है। रैना साहब, अगर इसके बाद भी आपका ज़मीर नहीं जागा, इसके बाद भी अगर आपकी आंखों में आंसू नहीं आए तो शर्म आनी चाहिए आपको। 28 लोगों को मार दिया गया, क्यों? क्योंकि वो एक धर्म से आते थे। और ये पहली बार नहीं है, 1990 से 18 अटैक हुए, 18 के 18 अटैकों में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। ये निरंतर झूठ बोला गया। 11,500 बीच में नहीं मैम, जैसे मैंने उनको रोका आप भी वही कर रही हैं। 500 कश्मीरी प्लीज रेज योर हैंड, मैं आपको मौका दूंगी प्लीज मैम। चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया। 11,500 मुसलमान मारे गए। अमित रैना जी, आप क्यों उनकी बात नहीं करते हैं? हम क्यों सिर्फ एक धर्म के लोगों को जब मारा जाता है? 11,500 मुर्तद मारे गए, 11,500 तकफीरी मारे गए, 11,500 हिंदुस्तानी मारे गए। 28 बुरहान वानी की शव यात्रा में 2.5 लाख कश्मीरी निकले थे। इन 28 यात्रियों की शव यात्रा में 28 कंधे नहीं थे। आप बार बार कह रही हैं, बार बार कह रही हैं कि कश्मीर में उन यात्रियों की मदद करी गई, जैसे कश्मीरी पंडितों को मारा गया, फिर उनके लिए बस का अरेंज किया गया और उन्हें कहा दफा हो जाओ यहाँ से। उसी तरह 28 वालों को मार के जो शेष हिंदू बचे थे उन्हें कहा दफा हो जाओ यहाँ से। सरकार किसकी है? आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, मुझे नहीं पता, पर आतंकवादी का धर्म होता है और धर्म का नाम है इस्लाम, उस धर्म का नाम है मुसलमान। निरंतर हर बार पे झूठ, और झूठ पे झूठ की पहली बार यात्रियों को मारा गया। 2024 में रियासी में जो 9 यात्री मारे गए थे वो टूरिस्ट नहीं थे क्या? 2000 में 36 सिख मारे गए, वो क्या गैर मुसलमान नहीं थे क्या? 2001 में 100 लोग मारे गए पहलगाम में, क्या वो टूरिस्ट नहीं थे क्या? ये झूठ की दुकान बंद करिए। आगा रहुला कहते हैं कल्चरल इन्वेजन कर रहे हैं, और उसके कुछ हफ्तों बाद यही बात वही आतंकवादी इन 28 यात्रियों को कहते हैं, 28 टूरिस्टों को कहते हैं कि जाओ कल्चरल इन्वेजन कर रहे हो। बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, सिंधु समझौते पर जल शक्ति मंत्री का बड़ा बयान। अरे सर मुझे तो बोल लेने दीजिए सर प्लीज। सिंधु समझौते पर पाकिस्तान में सिंधु का एक बूंद भी पानी ना जाए, ये जल शक्ति मंत्री की तरफ से बयान आया है। पाकिस्तान में जल्द इसका असर दिखेगा, ये सीआर पाटिल कह रहे हैं। दरअसल जो ये बैठक चल रही है कि जल्द से जल्द अगर हमें सिंधु जल संधि को रोकना है, इंडस वाटर ट्रीटी को रोकना है, जिसके तहत हम पाकिस्तान को पानी रोकना चाहते हैं, तो ऐसे में कार्रवाई फौरन करनी होगी। कई लोग ये मानते हैं कि अभी बरसात का वक्त आ रहा है, फिर विंटर्स आएंगे, असर शायद तब जाकर हो। लेकिन जो भी हो, जानकारी भी अगर हम नहीं देंगे कि कब पानी जा रहा है कब नहीं जा रहा है, अभी तक देते थे जानकारी, तो मुश्किलें तो आएंगी पाकिस्तान के लिए, इतना तय है कई मायनों में। न सिर्फ फसल,
उनकी अर्थव्यवस्था, बिजली, क्योंकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो प्रभावित होगा, बिजली, अंधेरा तो रहेगा ही, साथ ही तमाम जो अर्थव्यवस्था है उसका गला घोटने की कोशिश इसके जरिए जरूर की जा रही है। मुझे लग रहा है एक ही मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ जो अभी तक बोल नहीं पाए हैं। ज़ुहैब साहब, आप बोल लीजिए। लेकिन उससे पहले एक जो बड़ी बात है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ अमित रैना जी। आपका दर्द, पूरा देश उसके साथ है। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जो हुआ उसको लेकर कोई कितना भी बोल ले, ये दे ले, लेकिन अभी तक वो पीड़ा नहीं गई है। और आप लोग हमेशा ये कहते हैं वापसी करेंगे, लेकिन पहले इंसाफ मिले। मैं उस आवाज़ में भी आपके साथ हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि किसी एक धर्म को या फिर कश्मीर को, क्योंकि देखिए ना आप इस घटना के बाद वो आम कश्मीरी लोग थे ना जो सड़कों पे निकले, और किसके खिलाफ निकले सर? वो पहली बार मैंने बुरहानवानी पे लेट मी कंप्लीट सर। 2.5 लाख कंधे मैंने बुरहानवानी पे देखे, मैंने 28 कंधे भी नहीं देखे इन टूरिस्टों पे। तो ये झूठ मैं पहनते, मुझे ये झूठ ना सिखाइए। इस्लामिक फोबिया का ज्ञान मुझे मत दीजिए। मैं विक्टिम हूँ इस्लाम का, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। I will want to respond to this. जी, मैं एक ऐसे में मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो आम कश्मीरी है, प्लीज मैडम, प्लीज लेट मी स्पीक। जो आम कश्मीरी है वो सड़कों पर अनुच्छेद 370 हटने के बाद सड़कों पर निकला आतंकवाद के खिलाफ। वो चाहता है नॉर्मलाइजेशन, वो प्रो नॉर्मलाइजेशन है, वो विकास चाहता है, वो पर्यटन चाहता है। जो 6 गुना पर्यटन में इजाफा हुआ है वो उसके साथ खड़ा है। तो ऐसे में हमें, चूंकि कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, लेकिन उन गिने चुने लोगों की वजह से कश्मीर और सभी कश्मीरियों को बदनाम करना मेरी नजर में सही नहीं है। बाकी मैं आपके विवेक पर छोड़ती हूँ, आपकी बात को आपके पास छोड़ती है। ज़ुहैब साहब, नो इट्स हिज टर्न, प्लीज सर। ज़ुहैब जी, उसके बाद देखिए, बीजेपी और उस टेररिस्ट में एक चीज कॉमन है, जिसने वो सवाल पूछा कि आपका धर्म क्या है, वो ये दोनों सोशल फैब्रिक को खराब करना चाहते हैं। यहाँ पे सुधांशु जी ने हिंदू मुस्लिम की बात की, रैना साहब ने हिंदू मुस्लिम की बात की, लेकिन मैं ये सवाल पूछता हूँ, इन लोगों ने ये मिसाल बनाई कि उसने सवाल क्या पूछा, उसने धर्म पूछा, उस आतंकवादी ने। मिसाल यहाँ पे बननी चाहिए थी आदिल की। आदिल ने बोला, आदिल ने AK-47 छीनी है। मिसाल बननी चाहिए थी सजाद की। सजाद ने कंधे पर उस टूरिस्ट को लेके गया वो हॉस्पिटल पे। मिसाल बननी चाहिए। प्लीज लेट मी स्पीक। मैंने आपके नो यू कैन नॉट डू दिस। मिसाल बननी चाहिए थी मकबूल शेरवानी की, जिसने 1947 में इल्हाक को रोका। जब रेडर्स वहां से आ रहे थे, पाकिस्तानियों को रोका। मिसाल उनकी बननी चाहिए थी। देखिए, दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। एक ज़ुहैब साहब, इसमें एक काउंटर सवाल है जो राणा साहब का। एक सेकंड, आप ही को बोलने दे रही हूँ ना, बट एक सवाल तो ले लीजिए ना, इतना क्या भागना है सवाल से। सवाल ये है कि यही तो हम करते आए हैं ना, सच को कंबल डालते रहे, उसका गला घोटते रहे। ये सच है कि धर्म पूछ कर मारा गया, और जिस असम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कलमा पढ़ दिया वो जिंदा घर चले गए। ये भी सच है कि आदिल, तो दोनों सच बताया जा रहा है ना, पर एक सच आपको इतना नापसंद कैसे हो सकता है? ये भी सच है कि उस टाइम मकबूल शेरवानी मुसलमान था जिसने 1947 में रेडर्स के खिलाफ कार्रवाई की। मैं बस एक बात बोलना चाहता हूँ, बस एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि ये लड़ाई भारत के खिलाफ है। कंट्री में ये लड़ाई, मान जाओ मेरी बात, हिंदू मुस्लिम करके कश्मीरियों के खिलाफ जीनोफोबिया फैलाया। सारे जितने भी बच्चे हैं कश्मीर के, और उससे भी बड़ी सच्चाई है कि पाकिस्तानियों ने भारतीयों को मारा है। सबसे बड़ी सच्चाई ये है और उसकी वजह से क्या हो रहा है। उसके बाद आ जाए, वो पूरा कर रहे हैं, लास्ट लाइन, उसके बाद से बोल। यही हिंदू मुस्लिम करके इन लोगों ने पूरे कश्मीरियों के खिलाफ, जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई और डर फैला दिया, जिसकी वजह से वो काफी डिस्ट्रेस में है। कश्मीरी तो निकल चुका है ना, उसने तो दिखा दिया, उसने तो अपने हिंदुस्तानी का होने का प्रमाण दे दिया, लेकिन बार बार मुझे प्रमाण देना है, ये तो ठीक बात नहीं है। प्रोटेस्ट में निकला है कश्मीर। सबसे एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, त्राल बिजबेहारा में 2 आतंकियों के घर तबाह कर दिए गए हैं। आज दिन भर में जो सैन्य कार्रवाई हुई है वो आपको बता रहे। कठुआ में 4 संदिग्ध दिखने के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। इसी के साथ साथ देखिए, ये जो तमाम त्राल और बिजबेहार, यही 2 जगहों से जो बताया जा रहा है कि लोकल जो आतंकी थे, हाइब्रिड आतंकी, वो वहां के हो सकते थे, इसलिए वहां पर अटैक है। और ये उसी का वीडियो आप देख रहे हैं। बांदीपुरा में लश्कर आतंकी अल्ताफ लाली ढेर कर दिया गया है, एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर। ये उनके घरों
में जो तबाही मचाई गई है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, उसका वीडियो देख रहे हैं। पहलगाम हमले पर कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछे, वो भी आपको बता दें। सुरक्षा में चूक कैसे, सुरक्षा चूक और इंटेलिजेंस फेल कैसे हुआ, मुझे लगता है एक बार ये जवाब दे दे। एक सेकंड, मैं आपका हो गया सर, मैं पूछ रहा हूँ, देश से ये जानना चाहता हूँ, अगर धर्म नहीं जात पूछकर मारते तो क्या तुम बचाने आते? कोई था ही नहीं बचाने वाला। रैना जी का दर्द मैं समझता हूँ। 20 मार्च 2000 उन्होंने कहा सिंहपुरा का हमला, तारीख याद रखिएगा 20 मार्च 2000, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। नदी मार कश्मीरी पंडितों के गले काट दिए 23 मार्च 2003, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अभी रियासी का जिक्र किया, तीर्थयात्रियों पर 50 राउंड फायरिंग हुई, 2024 किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 3 बार अमरनाथ यात्रा पर हमले हुए, किसकी सरकार थी? 2000, 2001 और 2017 भारतीय जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए सुधांशु। रघुनाथ मंदिर पर हिंदुओं पर हमले हुए, किसकी सरकार थी? जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो फिर हिंदू अभय का जी। वोट के पीठ पर पांव रखकर वोट की सीढ़ी समझते हो हिंदुओं को? रक्षा कौन करेगा ये बताइए। आप अगर धर्म के नाम पर उन्माद फैलाते हो तो मैं बिल्कुल ठीक है, आदिल है, और एक आपको सरकार से जवाब चाहिए। नजाकत का भी जिक्र होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने ट्वीट किया है कि मेरे बच्चों की, मेरी चुन चुन के इधर अलग उदाहरण दिए जाएंगे, इधर अलग उदाहरण दिए जाएंगे। सरकार की तरफ से जवाब। दक्षिण कश्मीर के जिलों के उदाहरण दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में धमाके हुए किसकी सरकार थी? मुंबई में धमाके हुए किसकी सरकार थी? गुवाहाटी में धमाके हुए किसकी सरकार थी? लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, सूरत, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, चलती ट्रेन में धमाके किसकी सरकार थी? चलती बस में धमाके किसकी सरकार थी? लिखा रहता था कि हम छूना नहीं, धमाका हो जाएगा, और उसके बाद कहा जाता था ये भटके हुए। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला अभय जी, नहीं बोला सर। और मेन बात ये समझिए, जब पूछा गया तो क्या पूछा गया? सिर्फ एक बात नहीं कह रहा हूं, भारत के 1 दर्जन से अधिक राज्यों के लोग मारे गए। ये लड़ते हैं ना, इनके कर्नाटक के मंत्री ने कहा था कि उत्तर भारत वाले टैक्स कम देते, हम ज्यादा देते। छोड़ा क्या प्रांत के नाम पे? जो कहते भाषा पे लड़ाओ, तमिल और हिंदी पे, मराठी और हिंदी पे, छोड़ दिया क्या किसी मराठी को या किसी तमिल को? जो कहते जात पे लड़ाओ, किसी को छोड़ दिया? गंभीरता से सोचो, अटैक किस पे है? बख्शा कोई नहीं जाता है। जो इन कट्टरपंथी ताकतों से हाथ मिलाता है, जयचंद से लेके जोगेंद्र नाथ मंडल तक, जिसने हाथ मिलाया है उसने अपना हर्ष देखा है। इसलिए इस हकीकत को समझो। और मेरे भाई जो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, सही बात है। सुनिए, पीडीपी के प्रवक्ता ने जो बोला, मैं बात बिल्कुल कहता हूँ। सर आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला था। अभय जी, अभय जी आपके बीच में नहीं बोला था। अभय जी, अभय जी आपके बीच में किसी ने नहीं बोला था। अभय जी, अभय जी किसी ने नहीं बोला था। लेफ्टिनेंट फैयाद मारा गया, कितने नेता गए? भारत की सेना का सैनिक मारा गया, औरंगजेब, इन लोगों की सरकार थी, कितने लोग गए?